Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. चैप्टर नंबर 30 गॉस लॉ। इस चैप्टर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट डिस्कस किए थे। पहला कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस और सेकंड था सॉलिड एंगल। अगर वो दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर है तो ये कंसेप्ट जो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं वो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आएगा। ओके, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, सो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि आने वाले कुछ दिनों में कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, इसके जो भी चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स में जितने भी कंसेप्ट्स हैं सभी कंसेप्ट्स को यहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मेरा ये मानना है अगर आपके फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके जो भी रिलेटेड MCQs है उन MCQs को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हमें जिस कंसेप्ट को डिस्कस करना है वो कंसेप्ट है गॉस लॉ एंड इट्स डेरिवेशन फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम स्टडी करेंगे। क्या है स्टेटमेंट गॉस लॉ का? देखिए, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि फ्लक्स क्या होता है। सो फ्लक्स इज रिप्रेजेंट बाय फाई। Flux, the flux of the net electric field through a closed surface, अब what is the meaning of closed surface? दो टाइप के surfaces होते हैं, एक होता है closed surface, दूसरा होता है open surface। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर देखिए। सो इस साइड सभी closed surfaces है, इस साइड सभी open surfaces है। पिक्चर देखने के बाद आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, क्लोज सरफेस वो सरफेस होता है कि उस सरफेस ने अगर कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज किया है, उस सरफेस ने अगर कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज किया है तो उस सरफेस को हम क्लोज सरफेस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक स्फीयर है। अब स्फीयर का जो भी पूरा आउटर सरफेस है उसने कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज किया है। उसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने भी कुछ सरफेस को कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज किया है इसके सरफेस ने। उसी तरह अगर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। 6 के 6 सरफेसेस कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहे हैं अंदर। सच टाइप ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड एज एन क्लोज सरफेस। अब ओपन सरफेस क्या है? देखिए, दीज आर द टू लैमिनाज, सर्कुलर लैमिना एंड स्क्वायर लैमिना। तो दीज आर द फ्लैट सरफेसेस। अब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम को इन्होंने इनक्लोज नहीं किया है। अगर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर में आपको देख रहा होगा कि ये जो भी सरफेस है उसने कुछ वॉल्यूम को यहाँ पे पूरा पैक नहीं किया, पूरा क्लोज नहीं किया है। ओके, जो भी वॉल्यूम इसने कवर किया लेकिन ये ओपन वॉल्यूम है। So this type of surfaces are called as an open surfaces. These are the closed surfaces. Okay, तो closed surface आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे the flux of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। तो यहाँ पे बात हो रही है एक closed surface की, तो हम एक closed surface यहाँ पे consider करते हैं। It is in the form of sphere। ओके, सो दिस इज अ क्लोज सरफेस। अब मान के चलिए कि इस रीजन में, जिस रीजन में हमने ये क्लोज सरफेस रखा है, इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। ओके, तो मान के चलिए कुछ चार्जेस आउटर में स्पेस में है और कुछ चार्जेस इनसाइड है। ओके, सो जो भी चार्जेस इनसाइड है तो टोटल चार्ज इनसाइड प्रेजेंट इन दिस क्लोज सरफेस इट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड, और जो भी आउटसाइड चार्जेस है इट इज इक्वल्स टू क्यू आउटसाइड। ओके, सो बाहर जो चार्जेस है सभी को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर जो चार्जेस है हम उनको क्यू इनसाइड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, स्मॉल क्यू से। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी फ्लक्स इस सरफेस में से पास हो रहा है,
ओके, ड्यू टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, इट इज ड्यू टू द आउटर चार्जेस एंड इनर चार्जेस। इनर चार्जेस मीन्स जो सरफेस के अंदर चार्जेस है उनकी वजह से। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स ड्यू टू टोटल फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अब इस सरफेस ने नेट चार्ज कितना इनक्लोज किया है, Q इनक्लोज, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ। इसको हम जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे तो ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, फिलहाल के कंडीशन में जो भी फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में से पास हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस Q इनक्लोज द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। अब लास्ट लेक्चर में हमने जब फ्लक्स को डिफाइन किया था तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, अगर क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमने फ्लक्स को डिफाइन करते वक्त यूज किया था। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी इक्वेशन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब इस इक्वेशन में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जो भी E यहाँ पे आया है, ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। टोटल उस स्पेस में जितने भी चार्जेस है उनकी वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये E उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस साइड में, ओके, राइट हैंड साइड में जो भी चार्जेस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इक्वेशन में जो भी चार्जेस आए, दिस चार्जेस रिलेटेड विद द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। इसको आपको याद रखना है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उस सरफेस के ऊपर, लेकिन जो भी चार्जेस यहाँ पे दिखाया है हमने राइट हैंड साइड पे, दीज आर द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ओके, अब इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं और हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। नाउ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग अज्यूमिंग कूलम्स लॉ, द फ्लक्स ड्यू टू एन इंटरनल चार्जेस। तो इसके लिए हम सेम स्पीयर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सेम स्पीयर हमने कंसिडर किया। फिलहाल के कंडीशन में हम ऐसे चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं जो कि चार्जेस उस सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है। तो मान के चलिए मैं एक ही चार्ज यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, दैट चार्ज इज प्रेजेंट हियर, वो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सो दिस इज अ Q चार्ज, स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट हियर। अब ये जो भी चार्ज हमने इनसाइड द क्लोज सरफेस रख दिया, अब इस चार्ज की वजह से सरफेस पे, अगर मैं कई सरफेस कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सरफेस कंसिडर करता हूँ, तो ये जो भी पॉइंट है सरफेस पे, ये पॉइंट इस चार्ज से मान के चलिए कि R इतने डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R इतने डिस्टेंस पे है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? द आंसर इज दैट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। सो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से। ओके, तो यहां पे हम छोटा सा पोर्शन इसका कंसिडर करेंगे, इस सरफेस का स्मॉल पोर्शन। ओके, अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था इस पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बेटा? सो इट इज जस्ट आउटवर्ड along this direction. So this is the direction of the electric field at this point. ओके, जो छोटा पोर्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इस छोटे पोर्शन का जो स्मॉल एरिया में कंसिडर कर रहा हूँ, इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन नॉर्मल अगर ड्रॉ करता हूँ, आउटवर्ड नॉर्मल, तो वो नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज अ
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ds। अब मान के चलिए कि इन दोनों में एंगल जो भी आ रहा है, दिस एंगल इज अ थीटा। ओके, ये एंगल कितना है, थीटा, इतना एंगल है। अब इसके बेसिस पे हम टोटल जो भी फ्लक्स पास होगा, ओके, जो भी फ्लक्स इस स्मॉल पोर्शन में से पास हो रहा है ds इतने एरिया में से, तो उस फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। तो फ्लक्स जो भी पास हो रहा है, दिस फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा S। ओके, अगर इस डॉट प्रोडक्ट को हम एलैबोरेट करते हैं तो ये होगा E डेल्टा S cos थीटा, where theta is the angle between electric field and this normal। इन दोनों में का एंगल है थीटा। ओके, सो E डेल्टा S cos थीटा, ये वैल्यू होगा फ्लक्स का। अब ये फ्लक्स जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया ds या डेल्टा S। डेल्टा S एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट given area is equals to E delta S into cos of theta। अब इस इक्वेशन में हम E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाला है। सो देयरफॉर दिस डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर, ये वैल्यू होगा E का इंटू डेल्टा S इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस वन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा S कॉस थीटा अपॉन R square। Okay, so this is a flux passing through this small element। छोटे एलिमेंट में से जो मैंने ds करके कंसिडर किया है, उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इतना फ्लक्स पास हो रहा है। ओके, सो अब इसके ऊपर हमें फोकस करना है। कौन सी क्वांटिटी के ऊपर? इस क्वांटिटी के ऊपर हमें फोकस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डेल्टा S cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, दिस इज अ सॉलिड एंगल। ओके, ये जो भी होता है ये सॉलिड एंगल होता है। सो देयरफॉर दिस डेल्टा फाई स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल ओमेगा। सो डेल ओमेगा इज कॉल्ड एज अ सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। ओके, सो इतना फ्लक्स उसमें से पास हो रहा है, किस में से? इसमें से। सो यहाँ पे इस छोटे पोर्शन में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एलाबोरेट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट के अक्रॉस जहाँ पे चार्ज है, अगर हम कोण इमेजिन करते हैं, तो ये जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि इस पूरे सरफेस ने जो भी एंगल सबटेंड किया है, दिस एंगल, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन डेल्टा ओमेगा। दिस इज अ सॉलिड एंगल। ओके, तो इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अब छोटे पोर्शन का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे छोटे छोटे पोर्शन हमें कंसिडर करना होगा। हर छोटे पोर्शन में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। सो टोटल फ्लक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना होना चाहिए? दिस इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समेशन ऑफ डेल ओमेगा। ओके, अब ये टर्म जो भी है, यानी सॉलिड एंगल ऑफ होल स्फीयर, सॉलिड एंगल ऑफ होल स्फीयर लास्ट लेक्चर में देखा हमने। सॉलिड एंगल ऑफ होल स्फीयर कितना होता है? विच इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू होता है 4 पाई। सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू, सॉरी, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। दिस इज अ टोटल सॉलिड एंगल ऑफ द होल स्फीयर। ओके, अगर जैसे जैसे हम इस एरिया को बढ़ाएंगे तो ये सॉलिड एंगल बढ़ते जाएगा। तो फाइनल पूरा अगर हम स्फीयर कंसिडर करते हैं तो पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आता है? 4 पाई। तो यहाँ पे दिस 4 पाई गेट कैंसल,
फाइनली हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रहा है कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी Q है, दिस इज अ चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सो देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ। तो हमने गॉस लॉ को यहाँ पे प्रूव किया है बाय यूजिंग कूलोम्स लॉ, बाय यूजिंग कूलोम्स लॉ। ओके, लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस हमने कंसिडर किए थे वो सभी चार्जेस कहाँ पे थे? इनसाइड थे। अब मैंने सिर्फ एक चार्ज कंसिडर किया है, ऐसे आप नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर कर सकते हो कि जितने भी चार्जेस है सभी चार्जेस के लिए इनसाइड द क्लोज स्फीयर, इनसाइड द क्लोज सरफेस जितने भी चार्जेस है सभी के लिए ये इक्वेशन आएगा। तो अगर सभी चार्जेस के लिए मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ समेशन आएगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ दैट गॉस लॉ। ये था डिस्कशन अबाउट द फ्लक्स, किसकी वजह से? लेकिन बेटा इंटरनल चार्जेस की वजह से, जो चार्जेस स्फीयर के अंदर है उनकी वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर चार्जेस इंटरनल नहीं है, चार्जेस अगर आउटसाइड है, ओके, फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस, तो मान के चलिए दिस इज अ क्लोज सरफेस। अब चार्जेस जो भी है वो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ Q अमाउंट ऑफ चार्ज। बाहर है तो मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, अंदर है तो स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कैपिटल Q इतना चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो सेम थिंग इज हियर। अब मैं कोई भी एक पोर्शन लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन कंसिडर करता हूँ। अब इस छोटे पोर्शन पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, सो नॉर्मल इज लाइक दिस वन, और दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन डेल्टा एस, ओके, वेक्टर। अब इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आउटवर्ड होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगेन दिस एंगल इज अ थीटा। ओके, एंगल कितना है? थीटा है। ओके, अब ये जो भी पॉइंट है जहां पे मैं छोटा सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ डेल्टा एस इतना, तो वो पॉइंट इस चार्ज से कितने दूर पे है? सो मान के चलिए इट इज एट अ डिस्टेंस r। तो इसके लिए भी वैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? तो आंसर इज दैट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि वो पॉइंट यहां से r इतने डिस्टेंस पे है। क्लियर है? ओके, अब यहां पे फ्लक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट गिवन एरिया ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस स्मॉल पोर्शन में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा एस विच इज इक्वल्स टू E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या ये वेक्टर में है तो E डेल्टा एस कॉस थीटा। ओके, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर, ये होगा E की वैल्यू इनटू डेल्टा एस इनटू कॉस थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे Q अपॉन कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? अब सिमिलरली ये क्या है बेटा? दिस वन इज अ सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल है। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन जो भी हमें मिला यहाँ पे, सो डेल फाई स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दैट पॉइंट विच इज इक्वल्स टू Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल है डेल्टा ओमेगा। ओके, अब जो भी डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो भी फ्लक्स था, ये फ्लक्स इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्मॉल पोर्शन में से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है, स्मॉल पोर्शन में से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पास हो रहा है, दैट फ्लक्स इज गिवन बाय दिस वन। ओके, अगर मुझे पूरे सरफेस का निकालना है
पूरे सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस चार्ज विच इज इक्वल्स टू द टोटल फ्लक्स दैट इज अ phi इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट समेशन, यहाँ पे समेशन करेंगे हम छोटे छोटे पोर्शन का, ओके, इज इक्वल समेशन ऑफ सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस स्मॉल पोर्शन। ओके, अब पूरा सॉलिड एंगल अगर हम निकालते हैं तो वो कितना होगा? द आंसर इज दैट अगर ये पॉइंट अबाउट दिस हमें टोटल सॉलिड एंगल निकालना है, जो पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है, तो डेफिनेटली उसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, फिर भी यहाँ पे समझा के देता हूँ। अगर पॉइंट कोई यहाँ पे होता स्मॉल पोर्शन, मान के चलिए स्मॉल पोर्शन यहाँ पे होता, तो इस स्मॉल पोर्शन ने कितना एंगल सबटेंड किया है? इतना सॉलिड एंगल सबटेंड किया है। अब जैसे जैसे हम सरफेस को बढ़ाएंगे अप टू दिस वन, ओके, तो जैसे जैसे सरफेस को बढ़ाएंगे सॉलिड एंगल बढ़ते जाएगा, लेकिन बाद में पूरा सरफेस अगर मुझे कवर करना है तो जैसे जैसे हम इस छोटे छोटे और इधर आ रहे हैं, ओके, तो और पास में आ रहे हैं, तो फाइनली अगर हम एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना हुआ है? फाइनल इट इज इक्वल टू 0। यानी पहले एंगल बढ़ेगा कोन का, उसके बाद कोन का एंगल कम कम होते जाएगा। अगर मैं टोटल एंगल करता हूँ, टोटल एंगल कितना होना चाहिए ऑफ दिस होल सरफेस? इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे समेशन ऑफ सॉलिड एंगल 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी फ्लक्स पास हो रहा था ड्यू टू द आउटसाइड चार्जेस इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें यहाँ पे निकल के आ गया, मीन्स फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस इट इज इक्वल्स टू 0। एक चीज़ याद रखिएगा, ओके, तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन इसको कंसेप्चुअली कैसे स्टडी करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा। अगर कोई चार्ज यहाँ पे आउटसाइड में कोई चार्ज है, तो ये जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था लास्ट चैप्टर में, दिस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसमें से पास हो रहे हैं, किस में से? इस क्लोज सरफेस में से। जितने इनवर्ड फ्लक्स है इस सरफेस में, जितना फ्लक्स आ रहा है, ओके, जितना फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए बेटा? इट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो जितने भी चार्जेस बाहर है उस क्लोज सरफेस के, उनकी वजह से जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, दैट फ्लक्स जितना नेट इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0। सो देयरफॉर नेट फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस इज 0। तो ये हमें यहाँ पे 2 एग्जांपल देखे हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे हम स्फीयर कंसिडर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 टाइप के चार्जेस हैं। मान के चलिए Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज, ऐसे 3 चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस है, और 3 चार्जेस है कैपिटल Q1, कैपिटल Q2 और कैपिटल Q3, ओके। सो ऐसे 3 चार्जेस हम बाहर लेंगे, 3 चार्जेस अंदर लेंगे। अब नेट फ्लक्स इन सभी चार्जेस की वजह से, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट पे इस क्लोज सरफेस के, ओके, सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट इज ड्यू टू द ऑल चार्जेस, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, मान के चलिए वो इस डायरेक्शन में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, सो एन ई नेट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सेकंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज थर्ड, इंटरनल चार्जेस की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट एक्सटर्नल चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड एक्सटर्नल चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थर्ड एक्सटर्नल चार्ज। जो भी एक्सटर्नल चार्जेस है वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ओके, उनको हम ई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. सो E1 डैश इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस आउट एक्सटर्नल चार्ज फर्स्ट. उसी तरह और जो भी E1 है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट ड्यू टू द इंटरनल चार्ज फर्स्ट. ओके, ऐसे 6 चार्जेस है तो 6 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे. इन सभी का वेक्टर सम जो भी होगा, दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट. क्लियर है? ओके, अब हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है. सो नेट फ्लक्स जो भी होगा, नेट फ्लक्स जो भी होगा, नेट फ्लक्स जो भी होगा due to this all charges internal and external, it is equals to the integration over the closed surface E net dot ds. E net dot ds. अब इसको अगर हम एलाबरेट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आएगा. इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट वन, फर्स्ट इंटरनल चार्ज डॉट ds. अब इसी तरह में लिखते जाना है इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि E नेट इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर इसको हम एलाबरेट कर रहे हैं E2 डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस थर्ड एक्सटर्नल इंटरनल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E1 डैश डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 डैश डॉट E2 डैश वेक्टर ds प्लस इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E3 डैश डॉट ds. ओके, अब व्हाट इज दिस वन? दिस इज द फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट इंटरनल चार्ज. ये जो भी इक्वेशन है ना, ये फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट इंटरनल चार्ज है और इसकी वैल्यू कितना आता है, और वो चार्ज जो भी है वो अंदर है, इसकी वजह से टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस इसकी वजह से कितना प्रोड्यूस होगा बेटा? सो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस टोटल चार्ज, ये सभी इंटरनल चार्जेस है, प्लस अब ये जो भी है दिस वन, सो इट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द फर्स्ट एक्सटर्नल चार्ज. अब इसकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ये हमने अभी देखा है, इट इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगा. उसी तरह ये तीनों टर्म की वैल्यू 0 आएगा. ओके, सो नेट फ्लक्स जो भी आ रहा है Q नेट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, इट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ओवर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, समेशन ऑफ ऑल दिस चार्जेस. तो यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी इंटरनल चार्जेस है, तो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज अ फ्लक्स, नेट फ्लक्स, इट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इज अ फाइनल स्टेटमेंट. तो एक चीज याद रखिएगा, अंदर कितने भी चार्जेस है तो उनकी वजह से जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इजीली लिख सकते हैं. बाहर की वजह से, बाहर के चार्जेस की वजह से जो भी फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस पास होगा, इट इज ऑलमोस्ट 0. ओके, तो जो भी इक्वेशन यहाँ पे हमने देखा था वो इक्वेशन को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ. जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट था कौन सा था बेटा? सो इंटीग्रेशन E डॉट ds. सो दिस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब इस इक्वेशन में ये जो भी है दिस E, इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चार्जेस एंड दिस इज रिलेटेड विद द ओनली इंटरनल चार्जेस. ओके, सो दिस इज अबाउट द गॉस लॉ. उम्मीद करता हूँ कि ये गॉस लॉ आपको समझ में आ गया होगा. जो भी फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में से पास हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं. सो अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ रिंग ऑफ रेडियस R. एक छोटा रिंग दिया है, उसके ऊपर Q इतना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है और उस रिंग का रेडियस कितना है? R है. अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, यानी सेम रेडियस वाला एक स्फीयर कंसिडर करें, इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग.
ओके, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो कुछ सिचुएशन ऐसे है, मान के चलिए कि ये एक रिंग है, दिस वन इज अ रिंग, और ये एक स्फीयर है। ओके, अब इस रिंग का रेडियस दिया है उन्होंने, दिस रेडियस ऑफ द रिंग इज इक्वल्स टू आर, और इस पूरे रिंग के ऊपर Q अमाउंट ऑफ चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं। तो यहाँ पे चार्जेस होंगे, इसके ऊपर से मतलब पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करता हूँ, तो इस रिंग के ऊपर पूरा चार्ज कितना है, सो दिस चार्ज इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। ओके, इस तरीके से पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितना पूरा चार्ज कितना है बेटा, कैपिटल Q इतना है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उस रिंग का रेडियस कितना है, R है। सिमिलरली ये जो भी स्फीयर यहाँ पे दिया है, इस स्फीयर का जो भी सेंटर है, ओके, अ स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस R एंड स्फीयर का रेडियस R ये इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। ओके, सो इस रिंग का ये जो भी पेरीफेरी है यहाँ से पास हो रहा है इस स्फीयर के सेंटर में से। ओके, सिचुएशन इज लाइक दिस वन। अब इसको देखिए, हमें ये कहा गया कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ओके, सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन के बेसिस पे हम एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो अगर ये सेंटर है तो ये भी सेंटर होगा इस रिंग का। सेंटर से लेके ये जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू आर। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी आर होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके, ये जो भी दिख रहा है आपको, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू आर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल रिंग विच इज इक्वल टू आर। ये भी रेडियस है उस रिंग का, वो आर है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक तीनों साइड सेम है, एक ट्राइंगल बना है, तो यहाँ पे तीनों साइड सेम है, तो ये एंगल जो भी बनेगा दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब इसके बेसिस पे कितना पोर्शन उस रिंग का इस स्फीयर में आ रहा है वो हमें यहाँ पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो भी पोर्शन है, इतना पोर्शन उस रिंग का स्फीयर में आ रहा है। अब मुझे ये एंगल अगर हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू, ये जो भी एंगल है पूरा एंगल, तो ये 60 बनेगी 60, तो ये पूरा एंगल बनेगा 120 डिग्री। कितना बना है, 120 डिग्री। ओके, पूरा रिंग अगर हम इमेजिन करते हैं तो पूरे रिंग का एंगल कितना आता है 360, उसमें से 1/3 पोर्शन, इस एंगल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इस रिंग का 1/3 पोर्शन ये स्फीयर में आ रहा है और 2/3 पोर्शन ये आउटसाइड आ रहा है। मीन्स यहाँ पे जो भी चार्ज है, चार्ज इनसाइड कितना आ रहा है, सो Q/3। चार्ज आउटसाइड कितना आ रहा है, चार्ज आउटसाइड कितना आएगा, सो इट इज इक्वल टू 2Q/3। तो इतना चार्ज आउटसाइड है और इतना चार्ज इनसाइड है। ओके, हमें किस चार्ज से मतलब है, हमें इनसाइड चार्ज से मतलब है। बीच में से पावर चला गया। ओके, तो ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि यहाँ पे टोटल चार्ज जो भी है, टोटल इनसाइड चार्ज यहाँ पे आ रहा है Q/3, और आउटसाइड उस रिंग का जो भी चार्ज है वो कितना आ रहा है बेटा, 2Q/3। ओके, तो अब हमें इनसाइड चार्ज से मतलब है, आउटसाइड चार्ज से हमें मतलब नहीं है। ओके, सो इनसाइड चार्ज कितना है टोटल, तो इनसाइड चार्ज है यहाँ पे Q/3। अब कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी कितना आउटवर्ड फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स,
Okay, so according to definition of the Gauss law, the total flux is equals to total charge enclosed by that closed surface upon epsilon naught. अब total charge कितना enclose किया है उसने, कैपिटल Q by 3, so कैपिटल Q upon 3 epsilon naught. So this is a right answer. बीच में पावर कट हो गया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा लास्ट था. ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.